हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। हमने कल पूरे सैम्पलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स है नहीं, मोस्टली पूरा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, जो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी होंगी। ठीक है, ओके। तो हम आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में। यहाँ पे यूनिट 2 का एक्सरसाइज सेट ए, सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। इसमें ध्यान देने का क्या बात है, यहाँ पे जो ऑप्शंस रहेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शंस लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने को ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही वर्डिंग्स लिखा होगा। ठीक है, बस अपने को एक दो वर्डिंग जो अलग होंगे उससे अपने को ध्यान देना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। सैम्पलिंग को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। टू इन्फर अबाउट द अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ एनी सैंपल, लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड। यहाँ पे वर्ड अपने को लिखा हुआ है एनी सैंपल, ये देखिए। लेकिन ये एनी सैंपल होता है क्या, नहीं। वो हम अपने हिसाब से एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वहां पे जो भी एक्सपर्ट रहता है वो अपनी एक्सपर्टीज लगा के कि ये चीज होनी चाहिए, वहां पे से सैंपल ड्रॉ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टू इन्फर अबाउट द नॉन यूनिवर्स। नॉन यूनिवर्स का है क्या, अगर हमको पता ही है तो हम वहां पे उसकी जानकारी थोड़ी लेंगे। ठीक है, ये नॉन यूनिवर्स तो था ही नहीं, अननोन यूनिवर्स था। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू इन्फर अबाउट द अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट, ये सही लग रहा है। ठीक है, अननोन यूनिवर्स के बारे में जानना है फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, हम वहां से रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में जानते हैं। ये है अपना आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी लिखा है, तो ए एंड बी तो हम पहले से ही रिजेक्ट कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन पोसेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये बोलता है क्या, ओके नहीं। सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन, वो जो भी सैंपल हमने निकाला है, ठीक है, पॉपुलेशन में से अंडर डिस्कशन पोसेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये चीज है क्या। अगर यहाँ पे सपोज एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट 2, यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे यूनिट 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यहाँ पे अपने पास 1 लाख बल्ब्स थे। ठीक है, 1 लाख बल्ब्स थे यहाँ पे हमने इसमें से 1000 निकाल लिए। ठीक है, सैंपल निकाल लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन पोसेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये 1000 सैंपल से हम ये 1 लाख बल्ब में कितना है वो निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट खाली सैंपल निकाला और हो गया क्या, काम नहीं हुआ। ठीक है, सैंपल निकालने के बाद उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके फिर वो काम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो ए तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये हो सकता है क्या। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैन बी अटेन्ड एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो ये तो अपना यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो रिजेक्ट, ए भी हमने रिजेक्ट कर दिया। अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट अ रैंडम ऑफ द पॉपुलेशन वुड पोसेस द, यहाँ पे ऑन एन एवरेज लिखा हुआ और यहाँ पे ऑन एन एवरेज वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, हमने पढ़ा था कि वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक एवरेज ही बता सकते हैं कि
ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक सैंपल से निकालेंगे तो एग्जैक्ट, जैसे 1000 बल्ब्स का हमने सैंपल लिया तो वहां पे वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट 1 लाख बल्ब्स में भी यही चीज होगा। ऑन एन एवरेज बताया जा सकता है, ठीक है। कभी भी आप सैंपल लेंगे तो ऑन एन एवरेज बताया जा सकता है कि नहीं 1000 में अगर 90% ठीक आ रहा है तो 1 लाख में भी 90% ठीक आएंगे। ये एक ऑन एन एवरेज है, ठीक है। हम एकदम एग्जैक्ट उसको कमिट नहीं कर सकते कि उसमें भी 90% ही बल्ब ठीक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। अगर आप लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे, अगर आप लॉ में अगर बुक में देखेंगे तो आप लोग को बुक में भी वो लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहाँ है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में देखे हैं। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, यहाँ पे लिखा होगा fairly large size is drawn from the population under discussion, then on an average, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, then on an average the sample would possess the characteristics of a population। देखिए यही चीज लिखा हुआ है। if a simply fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average the sample would possess the characteristics of the population। on an average है वहां पे, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। अ सैंपल सर्वे इज प्रोन टू सैम्पलिंग एरर्स। सैंपल सर्वे से सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स ये भी हो सकते हैं, हमने देखा था। सैम्पलिंग एरर भी हो सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी, या तो सैम्पलिंग एरर्स होंगे या तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होंगे। ऐसा होगा क्या, दोनों हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन द सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर रोजेस का पॉपुलेशन देखना है सॉल्ट लेक सिटी में, ये किसका एग्जाम्पल है। फाइनाइट पॉपुलेशन है, पता कर सकते हैं कितने रोजेस, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो कितने सारे रोजेस होंगे, ठीक है, कितने लोग को गिनने भेजोगे। इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना इनफाइनाइट पॉपुलेशन आंसर। कल देखा था एग्जांपल रोजेस इन अ सिटी, वो आ गया इनफाइनाइट पॉपुलेशन, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम वहाँ पे काउंट करते जाएंगे तब तक एक आध दो रोज कोई चोरी करके भी ले जाएगा, या फिर एक आध दो रोज नए आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हम काउंट कर ही नहीं सकते। हाइपोथेटिकल नहीं है, इमेजिनरी पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट एन अननोन यूनिवर्स इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ। स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट एन अननोन यूनिवर्स इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, सैंपल ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैंपल सर्वे या कंप्लीट एन्यूमरेशन। ये इसमें क्या होगा आंसर। अगर हमने को किसी अननोन यूनिवर्स से स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, सैंपल सर्वे नहीं। सैंपल सर्वे का मतलब क्या होता है, जो भी हम सैंपल जो निकालते हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है सैंपल सर्वे, ठीक है। हम कुछ भी निकाल लिए उसके बाद जो उसकी स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है सैंपल सर्वे। लेकिन हम अगर हमको स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेना है तो वो हम सैंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। सैंपल ऑब्जर्वेशन, हमने वहां पे सैंपल निकाल लिया, फिर वो जो सैंपल ऑब्जर्वेशन जो आएंगे, ठीक है, उससे हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सैंपलिंग फ्रेम नहीं होता। सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, सैंपलिंग फ्रेम जो भी सैंपल ऑब्जर्वेशन है उसको हम एक पैटर्न में लिख देते हैं, उसको बोला जाता है सैंपलिंग फ्रेम। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे सैंपलिंग फ्रेम है। सैंपलिंग फ्रेम में सपोज हमने एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट में वहाँ पे क्लास में रोल नंबर होता है, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर पहले 1 वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे 4 वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ पे 8 वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ 10 वाले को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे नोट करते जा रहे हैं। तो ये जो ऐसे हमने नोट करते गए, इसको बोला जाएगा सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है, इसको बोला जाता है सैंपलिंग फ्रेम,
ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन तो हो नहीं सकता, कंप्लीट हमको वहाँ पे कंप्लीट एन्यूमरेशन तो होता नहीं है, वो तो फिर पूरा पूरा पॉपुलेशन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप बुक में भी देखेंगे, यहाँ पे कौन सा पेज है, ये अपने पास है पेज नंबर, ये देखिए यहाँ पे होगा, ठीक है, सैंपल, यहाँ पे इस लाइन में देख सकते हैं। A sample may be defined as a part of population so selected with a view to representing the population in all its characteristics. Selection of a proper representation sample is pretty important because statistical inferences, देखो यहाँ पे selection of a proper representative sample is pretty important because statistical inferences about the population are drawn। देखो ये क्या, ये जो लाइन लिखा हुआ, statistical inferences about the population are drawn only on the basis of the sample observation। यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। statistical inferences about the population किससे निकाल सकते हैं, ये इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो if a sample of n units then n is known as the sample size। फिर आगे का भी देखो, सैम्पलिंग फ्रेम क्या दिया हुआ है, a detailed and complete list of all the sampling units is called sampling frame। जैसे हमने अभी देखा, हम वहाँ पे डिटेल्ड और कंप्लीट लिस्ट बना रहे थे, तो उसको बोला जाता है सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये जो फोर्थ है, जो यहाँ पे पेज नंबर 4 में यहाँ पे जो सैंपल जो दिया हुआ है उस पे लिखा हुआ है, ये statistical inferences about the population are drawn only on the basis of sample observation, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, रैंडम सैम्पलिंग इंप्लाइज हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग मतलब यहाँ पे कुछ भी, कैसे भी, ठीक है। बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, या फिर डी सैम्पलिंग विद द प्रोबेबिलिटी फॉर सेम प्रोबेबिलिटी फॉर ईच यूनिट। हमने क्या देखा था, रैंडम सैम्पलिंग होता है तो सारे लोग की आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, जितने भी वहां पे हैं उसके पूरे पूरे आने के चांसेस है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे अगर रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉल्स पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉल्स है, ओके, ठीक है। अब हम अगर इसमें से बॉल निकालेंगे तो कोई सा भी बॉल आ सकता है, ये आ सकता है, ये यहाँ पे ऑल ऑफ देम हैव इक्वल चांस, ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल चांस। अब इसमें अपना विथ रिप्लेसमेंट और विथआउट रिप्लेसमेंट भी होता है, ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो है, ठीक है, लेकिन सैम्पलिंग विद द सेम प्रोबेबिलिटी फॉर ईच यूनिट, ये दोनों थोड़ा सिमिलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ज्यादा डिटेल्ड में दिया हुआ है, इसलिए ये आएगा हमारा आंसर। देखो, सैम्पलिंग विद द सेम प्रोबेबिलिटी फॉर ईच यूनिट, अगर आप लोग बुक में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही दिया होगा, रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे अपने को रैंडम सैम्पलिंग कहाँ दिया हुआ है, देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। When the units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being the part of the sample। देखो ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। हर यूनिट का पूरा पूरा चांस है सैंपल में आने का, तो इसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके, और या तो रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये देखिए ये चीज है, ओके, ये चीज आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में से हम पैरामीटर डिसाइड करके फिर सैंपल निकालते हैं। ये चीज तो सिंपल है, ये चीज तो क्लियर होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। A statistic is a function of sample observation, function of population unit, characteristics of population या part of population। statistics किसका फंक्शन है, statistics is a function of sample observation। 8 का है ए आंसर।
ठीक है, यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट भी दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया स्टैटिस्टिक, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। देखिए स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ओके, एंड एज सच इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे बुक में भी वही चीज लिखा हुआ डेफिनेशन, ओके, ठीक है। हम यहाँ पे सैंपल से ही स्टैटिस्टिक्स डिराइव करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पॉपुलेशन से स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालते, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा वहां पे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस में बी डिस्क्राइब्ड द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक, द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ सैंपल। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? द डिफरेंसेस इन द वैल्यूज ऑफ अ पैरामीटर और द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब यहाँ पे वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ सैंपल। अगर अपने को जैसे याद नहीं है या फिर ये चीज समझ नहीं आई है तो हम क्या है ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंसेस इन द वैल्यूज ऑफ अ पैरामीटर, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है तो कहीं ना कहीं सैंपल से रिलेटेड होगा। द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये भी अपन सोच सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए है आंसर। द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक, ठीक है, द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक। यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यहाँ पे है अपने पास सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है। हम वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर वो सब निकालते थे, हम वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे थे स्टैटिस्टिक्स का। देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर वगैरह यहाँ पे निकाल रहे थे, यहीं पे है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन हमारे पास, ठीक है। देखिए द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक सिस्टम दैट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, हमने यहीं पे देखा था, ठीक है। हम स्टैंडर्ड एरर निकालते थे तो यहीं पे ये चीज देखिए, ये चीज आ रहा है, द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक सिस्टम दैट सैम्पल फ्लक्चुएशंस, ओके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ random sample, the distribution of parameter, the probability distribution of a statistics। sampling distribution क्या है? sampling distribution क्या है? the distribution of sample observation है, यहाँ पे sampling distribution of sample observation है। अगर हम नहीं पढ़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, अगर सैंपल ऑब्जर्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो वो आता है अपना सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैंपल्स, रैंडम सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ठीक है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही हुआ नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर, ऐसा भी कुछ पढ़ा नहीं हुआ है। पैरामीटर तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि पैरामीटर इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये तो है, पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज आएगा ही नहीं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, यही चीज है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है आंसर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर आप लोग ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे है, यहाँ पे सच अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग, आगे भी कुछ लिखा, इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ अ फिक्स्ड सैंपल साइज along with the corresponding probabilities। अगर फिक्स सैंपल साइज में से अगर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज में से अगर
अगर कोई भी पॉसिबल सैंपल हम निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एक सैंपल साइज, अगर अपने पास 1000 का है एक फिक्स सैंपल साइज, उसमें से हम जितने भी पॉसिबल सैंपल्स निकाल सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर वो हम जान पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज अगर हम यहाँ पे देखिए ये जैसे बॉक्स है, यहाँ पे इतने सारे हैं बॉल्स। ठीक है, हम यहाँ पे जो निकालेंगे उसकी हम अगर प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 बॉक्स है तो एक का निकलेगा प्रोबेबिलिटी 1/10। ठीक है, अगर एक का निकलने का प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक है, 10 में से एक चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/10। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड सैंपल है अपने पास, हाँ यहाँ पे था फिक्स्ड सैंपल साइज अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, देन वी कैन अरेंज द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज टू बी ट्रीटेड एज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तब हम उसको अरेंज कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है, जो उसको बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सच अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेंगे आंसर, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वही लिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड, द एरर कमिटेड इन सैम्पलिंग, द एरर कमिटेड इन सैंपल सर्वे, द एरर कमिटेड इन एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर। तो पैरामीटर तो है ही नहीं। ठीक है, पैरामीटर वाला तो हटा ही दो, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर अभी हमने देखा वो सैंपल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, बी है या डी है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखा था, हमने कल हमने स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, तो यहाँ पे एक्स बार देखा था, एक्स बार क्या होता था, सिग्मा, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ये स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या था अपना, स्मॉल एन था सैंपल साइज। ठीक है, यहाँ पे ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अपना विथ रिप्लेसमेंट वाला है। ठीक है, SRSWR वाला फॉर्मूला है। SRSWR में हम वो FPC भी निकालते थे। ठीक है, वहां पे √n-n अपॉन कैपिटल N-1 वो भी निकाला करते थे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूला से समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड एरर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मेजर ऑफ प्रिसीशन ऑब्टेन्ड बाय सैंपलिंग इज गिवन बाय। अब मेजर ऑफ प्रिसीशन कैसे निकाल सकते हैं, मेजर ऑफ प्रिसीशन का मतलब, यहाँ पे मेजर ऑफ प्रिसीशन का मतलब, ये जो प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखते हैं प्रिसीशन का मतलब, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। यहाँ पे देखिए प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक ये बॉक्स है, जैसे हम यहाँ पे बॉल्स निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट वाला करूंगा SRSWR। ठीक है, मैं यहाँ से मैं ये निकाला, ये बॉल को निकाला, फिर से यहाँ पे मैंने इस बॉल को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से यही बॉल निकालूंगा, फिर से यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, फिर से मैं रैंडम सैंपलिंग किया तो फिर से मेरा यही बॉल निकला। तो प्रिसीशन क्या होता है कि जैसे बार बार जो मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या है, मैं सेम बॉल निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम बॉल निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है मेजर ऑफ प्रिसीशन ऑब्टेन्ड बाय सैंपलिंग। तो यहाँ पे जो प्रिसीशन जो आ रहा है ऑब्टेन्ड बाय सैंपलिंग इज गिवन बाय स्टैंडर्ड एरर। वहां पे जो हम जो मेजर ऑफ जो प्रिसीशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मेजर ऑफ जो प्रिसीशन करेंगे जो सैंपलिंग से आ रहा है, इट इज गिवन बाय, किससे आएगा यहाँ पे, ए स्टैंडर्ड एरर, बी सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब हमने देखा था। ठीक है,
सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब देखा था, तो वहां से तो नहीं आ सकता। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे अलग अलग जो सैंपल्स दिए होते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम यहाँ पे बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन 8 पेज यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा पेज है? यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक, तो वो तो है नहीं, ठीक है। मेजर ऑफ प्रिसिशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आगे आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोसेसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स as obtained by the sampling distribution is known as expectation। तो मीन को एक्सपेक्टेशन बोला जाता है, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ प्रिसिशन अचीव्ड बाय सैम्पलिंग। देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ प्रिसिशन अचीव्ड बाय सैम्पलिंग। मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है, तो वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कितना चेंज होता है, ठीक है, कितना डिफरेंस आता है। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस, तो उसी का ही हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वहां पे कितना जो डिविएशन आता है वो होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो अगर हमको जो मेजर ऑफ प्रिसिशन करना है कि जैसे बार बार हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अपना कितना बराबर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, प्रिसिशन का मतलब हमने समझ लिया कि बार बार हमारा सेम चीज आ रहा है। तो अगर हमको इसको यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिविएशन देखेंगे, ठीक है। मेजर करना है तो हम यहाँ पे डिविएशन देखेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मेरे को पता नहीं है कि प्रिसिशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रिसिशन हो रहा है कि नहीं, अगर हमको यहाँ पे ये मेजर करना है, यस या फिर ये नो, ठीक है। अगर इसको मेरे को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिविएशन देखूंगा, ठीक है, कितना कितना डिविएशन हो रहा है वहां पे, ओके। वहां पे कितना कितना डिविएशन हो रहा है। अगर वहां पे डिविएशन अगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि कुछ है ही नहीं डिविएशन, तो फिर यहाँ पे मेरा प्रिसिशन में ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिविएशन मोर है, ठीक है, ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा प्रिसिशन में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रिसिशन नहीं आएगा, ओके, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हैं। प्रिसिशन का मतलब सेम चीज बार बार रिपीट होती है, 4 बार ले 5 बार ले वही चीज रिपीट हो रही है। वो चीज सही है कि नहीं वो नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वो चीज एक्यूरेट है कि नहीं वो नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, अगर हम 5 बार भी कर रहे हैं, सपोज हम अगर 5 टाइम्स भी अगर हम किसी चीज का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 टाइम्स भी अगर हम किसी चीज का वेट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। वो एक्यूरेट है कि नहीं वो नहीं बता सकते, वो वेट वही जो 5 बार अगर सेम आ रहा है तो वो आंसर होगा कि नहीं वो नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन सेम आएगा, वो होता है प्रिसिशन, ओके। तो यहाँ पे प्रिसिशन समझ में आ गया। तो वहां पे प्रिसिशन कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर से, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर अपने को पता है वो डिविएशन से, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हाइलाइटर ही लग गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस। ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। तो ऐसा कुछ है क्या, प्रोपोर्शनेटली का मतलब जितना अपना सैंपल साइज बढ़ेगा उतना ही हमारा स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड एरर यहाँ प्रोपोर्शनेटली कम नहीं होता है, ठीक है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि कितना स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ठीक है। वहां पे फॉर्मूलाज दिया हुआ है डिविएशन, लेकिन कितना कम होगा वो अपने को पता नहीं है, डिविएशन कितना हो सकता है, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे मैं सैंपल साइज 10 का बढ़ाऊँ तो यहाँ में 10 का एरर कम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेटली नहीं डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, खाली डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे कि वहाँ पे जो अपने को ऑप्शंस पे जो आंसर दिए हुए हैं वो और यहाँ पे हमारा आंसर अलग आ रहा है, क्योंकि वो ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स ऑप्शंस में गलत दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, इफ फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद 25 मेंबर्स a random sample without replacement of two numbers is taken, the number of all such samples is। हम यहाँ पे अगर हम 2 का सैंपल ले रहे हैं 25 में से विथआउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हम 25 में से 2 सेलेक्ट करते हैं। 25 में से जब 2 सेलेक्ट करते हैं तो क्या आता है, यह होता है हमारा कॉम्बिनेशन 25C2, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट एक निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरा निकाल लिया, तो 25 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल r, फिर ये फैक्टोरियल n माइनस r, यही था। ओके, तो अब यहाँ पे करेंगे तो इसको 25 इंटू 24 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल ये 23 और यहाँ पे फैक्टोरियल 23, ठीक है। ये कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 24, तो ये 2 और ये 12 टाइम्स, तो 25 इंटू 12 है अपना 300। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 300। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a population comprises of 5 members, the number of all possible samples of size 2 that can be drawn from it with replacement बोल रहा है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर विथ रिप्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, 5 है यहाँ पे, सपोज ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा है। ओके, विथ रिप्लेसमेंट निकालना है तो पहले बार 5 में से 1 चांसेस है, ठीक है। दूसरे बार भी अपने को 5 में से 1 चांस है। ओके, सेकेंड टाइम भी अपने को 5 में से 1 चांस है, ऐसा निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 5 इंटू 5 25। ये चीज समझ में आ रहा है। पहले बार मेरे पास इसमें 5 बॉल्स है, 5 बॉल्स में से 1 निकालना है, ठीक है। दूसरे बार भी मेरे पास इसमें 5 ही बॉल्स है, तो 5 में से मैं 1 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 है 25 आएगा आंसर। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 25। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है, ये तो है। ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब काम आता है, जब पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज ना हो। द पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजीनियस, ये भी ठीक है, ठीक है। जब ज्यादा हेट्रोजीनियस नहीं होता, ज्यादा वैरायटी नहीं होती, तब ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ज्यादा काम आता है। द पॉपुलेशन इज पार्टीशन इनटू सेवरल सेक्शंस, ये तो नहीं है। जब पार्टीशन कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है अपना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। जब पार्टीशन कर देते हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब काम आता है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा लार्ज ना हो और ज़्यादा हेट्रोजीनियस ना हो। ये हमने देखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जाएंगे तो अगर आप यहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज एंड द सैंपल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल, द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस, यही चीज है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा हमारा आंसर। ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो ये अपना प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, ये अपना प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है। सपोज अपन ये कॉइन टॉस कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी हेड या टेल, ठीक है। तो वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा लार्ज नहीं है, ठीक है, ज्यादा हेट्रोजीनियस भी नहीं है। अपने को पता है या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, ठीक है।
तो वो एक हिसाब से प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है ए। अकॉर्डिंग टू नीमन्स एलोकेशन इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, sample size is proportional to population size, sample size is proportional to sample SD, sample size is proportional to sample variance, population size is proportional to sample variance। ये नेमन्स एलोकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। यहाँ पे ये चीज मिस हो गई थी, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में यहाँ पे दिया हुआ नेमन्स एलोकेशन। There are two types of allocation of sample size when there is a prior information that there is not much variation between strata variances। जब हमको पहले से पता होता है कि वो जो वेरिएंसेस में ज़्यादा कुछ, वो जो स्ट्रेटा जो वेरिएंसेस दिया हुआ है, हम वहाँ पे वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले 3 फिर 3 ऐसे करके, तो जब वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वी कंसिडर प्रोपोर्शनल अलोकेशन और बाउलिस अलोकेशन व्हेन द सैंपल साइज फॉर, देखिए ये क्या है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन लेते हैं या तो बाउलिस एलोकेशन लेते हैं व्हेन द सैंपल साइज फॉर डिफरेंट स्ट्रेटा आर टेकन एज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट स्ट्रेटा आर टेकन एज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। when the strata variances differ significantly among themselves, we take recourse to Neyman allocation where sample size vary jointly with the population size and population standard deviation। जब वो जॉइंटली, जब पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ जब वेरी करेगा सैंपल साइज, ठीक है, तब हम नेमन्स एलोकेशन लेते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, ठीक है। आप लोग बस इतना चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे डिफरेंट स्टेटा, ठीक है, यहाँ पे व्हेन द सैंपल साइज फॉर डिफरेंट स्टेटा आर टेकन एज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, ठीक है। जब वहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है वेरिएशंस का, जब वहाँ पे ज़्यादा कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है वेरिएंसेस का, तब क्या लेंगे, बाउलिस एलोकेशन। लेकिन जब वेरिएंसेस का जब इन्फॉर्मेशन है और वो पॉपुलेशन साइज और स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, जब वो पॉपुलेशन साइज और स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, तब वहाँ पे वो अपना नेमन्स एलोकेशन लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। यही है हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का ए, ठीक है। सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, यही देखा था हमने। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच सैम्पलिंग प्रोवाइड सेपरेट एस्टिमेट्स फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट। कौन सा सैम्पलिंग सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट एंड ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट, ये किस में आता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। कैसे, यहाँ पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे 19 वाला देखते हैं। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते थे 10 से 20 साल वाले, फिर 20 से 30 साल वाले, फिर यहाँ पे 30 से 40 साल वाले, ऐसे करके। ओके, ये हम इस तरीके से डिवाइड कर दे रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे फिर इसमें क्या हो रहा है, सबका अलग अलग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स सबका सेपरेट एस्टिमेट आ सकता है, ठीक है, सबका सेपरेट एस्टिमेट आ सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ऑल्सो एन ओवरऑल एस्टिमेट, ये सबको मिला के एक ओवरऑल एस्टिमेट भी आएगा, ठीक है, ये सबको मिला के एक ओवरऑल एस्टिमेट भी आएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। विच सैम्पलिंग एड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस, कौन सा सैम्पलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है सैम्पलिंग प्रोसेस में। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके से, मतलब कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपना एक मल्टी स्टेट सैम्पलिंग होता था। मल्टी स्टेट सैम्पलिंग में पहले हम स्टेट चूज करेंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट चूज करते थे, ठीक है, फिर हम वहाँ पे सिटी चूज कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हम पुलिस स्टेशन भी चूज कर सकते हैं कि कौन सा पुलिस स्टेशन में है से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, या तो स्टेट से, फिर डिस्ट्रिक्ट से, फिर सिटी से,
ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ओके, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स में वो चीज़ लिखा हुआ है बुक में, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। देखिए यहाँ पे ये क्या कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द कवरेज इन केस ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज क्वाइट लार्ज, इट ऑल्सो सेव कंप्यूटेशनल लेबर एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट एड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है, विच इज लैकिंग इन अदर सैम्पलिंग स्कीम। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा अपना मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर आएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, which sampling is affected most if the sampling frame contains an undetected periodicity। अगर अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, अगर वहां पे पीरियड अगर डिसाइड नहीं है तो कौन सा सैम्पलिंग इफेक्ट होगा। एक सैम्पलिंग हमने देखा था जिसमें क्या करते थे हम, क्वेश्चन नंबर 21, एक सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या करते थे, ये पहले हम फर्स्ट एक कोई सा भी डिसाइड कर लेते थे, ठीक है, फर्स्ट रैंडम सैंपल, ओके, उसके बाद फिर एक पीरियड डिसाइड कर देते थे कि उसके बाद एवरी 10th, एक हिसाब से एग्जांपल के तौर पे एवरी 10th फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है, इसको होम नहीं मान लेना है, कैसी है, फिर उसके बाद फॉर ये एग्जांपल है, हम उसके बाद एवरी 10th वाला ले लेते थे, ठीक है, ओके। तो ये हम किस में कर रहे थे, ये हम कर रहे थे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ये चीज हम कर रहे थे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ओके। तो अगर जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे पीरियोडिसिटी डिसाइड नहीं है, अगर ये डिसाइड नहीं है कि एवरी 10th निकालना है, हाँ, इफ इट इज नॉट डिसाइडेड, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होगा, ठीक है। अगर ये पीरियोडिसिटी अगर डिसाइड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ इट इज नॉट डिसाइडेड, यहाँ पे अब हमारे एग्जाम्पल में इट इज नॉट डिसाइडेड, तो यहाँ पे इफेक्ट किसको पड़ेगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में पड़ेगा इफेक्ट। यहाँ पे डिवाइडेड टाइप दिख रहा है ना, इसको बराबर से लिखते हैं थोड़ा, DCIDED, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी है आंसर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को ज्यादा इफेक्ट होगा अगर अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी है तो। अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी का मतलब कोई भी जो पीरियड है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे इसमें अपने को पीरियड डिटेक्ट करना पड़ता है कि 10-10 का लेंगे, कि 15-15 के गैप का लेंगे, कि वहाँ पे 20-20 का गैप का लेंगे, ओके। तो अगर वो पीरियोडिसिटी अगर डिटेक्टेड नहीं है तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलर। कौन सा सैम्पलिंग है जो सैम्पलर के डिस्क्रिप्शन में है, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो आता है अपना पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग में होता है कि अपने मर्जी से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो अपने जजमेंट के हिसाब से निकालेंगे, ओके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी देखा जाता है, ओके। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर जिससे आप लोग ने पढ़ा नहीं है तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, यहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग आंसर है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट इज टेकन, विथ रिप्लेसमेंट है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विथ रिप्लेसमेंट इज टेकन from the population containing the unit 3, 6 and 1, the samples would be, यहाँ पे 3, 6 और 1 से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सैंपल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या क्या सैंपल बन सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3, 6 और 1। सपोज यहाँ पे 3, 6, 1 है, पहली बार में मैं निकाला 3, ठीक है, दूसरी बार में मैं फिर से 3 निकाल दिया, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट है तो निकाल सकते हैं, पहली बार में 3 निकाला, दूसरी बार में 6 निकाल दिया, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से पहली बार में 3 निकाला, दूसरी बार में मैं 1 निकाल दिया, ये हो गया।
अब मैं क्या किया, पहली बार में 6 निकाला, दूसरे बार में फिर से 6 निकाल दिया, ठीक है। फिर से पहली बार में 6 निकाला, दूसरे बार में मैं 3 निकाल दिया, फिर मैं 6 निकाला और तीसरे बार में 1 निकाल दिया, ओके। अब मैं पहली बार में मैं 1 निकाला, दूसरे बार में फिर से 1 निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं पहली बार में 1 निकाला, फिर मैंने 3 निकाल दिया, फिर मैं पहली बार में 1 निकाला और मैंने 6 निकाल दिया। तो ये अपने सैंपल बन सकते हैं, ठीक है, सबका सबके साथ। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कौन सा ऑप्शन है? तो ए और बी तो है नहीं क्योंकि काफ़ी कम दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दिखते हैं। 3 3 3 6 3 1 बराबर है, ठीक है। 6 6 6 3 6 1 ये भी है, 1 1 1 3 1 6 ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी चाहे तो देख सकते हैं, 1 1 1 3 1 6 ये ठीक है। 6 1 यहाँ पे 6 2 आ गया, जबकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो यहीं पे अपना ऑप्शन रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 इज टेकन विथआउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे विथआउट रिप्लेसमेंट आ रहा है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंटेनिंग द यूनिट्स ए बी सी डी, देन द पॉसिबल सैंपल्स आर। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 23 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। मैं पहले ए निकाल लिया, फिर अब मैं विथआउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरे बार भी ए नहीं निकाल सकता, मैंने बी निकाल लिया। फिर मैं ए और सी निकाल सकता हूँ, या तो पहली बार ए निकाला, फिर सी आ गया, फिर मैं ए निकाला और डी आ गया, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, या तो मैं पहली बार में या तो मैं बी निकालूं, ठीक है। ये जब ए और बी आ गया है, ओके, ठीक है। सो अब अपने को यहाँ पे बी और ए लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को बी और ए लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी और सी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है बी और डी, ऐसा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है सी और डी, हमारा इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रिवर्स से ऑर्डर में लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को 2 निकालना है, यहाँ पे हमको ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने सैंपल्स बना सकते हैं वो पूछ रहा है, ए बी का बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रिवर्स लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे किस ऑर्डर में अपने को निकालना है वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी ए सी ए डी, ये तो खाली 3 ही है, तो ये भी 3 ही है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते, ए बी, यहाँ पे बी ए दिया हुआ है, ये ए बी और बी ए, मैंने बोला था ऑर्डर निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑर्डर अपने को देखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ए बी ए सी ए डी, ये ठीक है, बी सी बी डी सी डी, ठीक है, यही आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा आंसर, ओके। आप लोग यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो कई जगह कई सारे ऑप्शंस में मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन हमने जो यहाँ पे जो देखा है वो ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी देखी है, बुक में जो लिखा हुआ था मैटर हाईलाइट किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे ये हमारा सैम्पलिंग का भी पार्ट खत्म होता है, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो भी नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एवरीवन।